हाय गाइस, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज और नियर पियर। और अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट ऑन सॉवरेंटी, मोनिस्ट एंड प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे पास पेपर्स में 2-3 दफ़ा सवाल आ चुका है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर अपडेटिंग दैट इन दैट डिस्कशन दैट वी ऑलरेडी हैड ऑन सॉवरेंटी। सो सवाल ये आया हुआ है और वेरी रिसेंटली 2020 में आया था कि वाई मोनिस्ट और एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी हैज़ बीन अबैंडन्ड, एनालाइज लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी। तो बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी जो है वही मोनिस्ट या कॉन्सेप्ट है सॉवरेंटी का, और मोनिस्ट या एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली डिमांड कर रहा है आपसे कि पहले आप लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी को डिस्कस करें इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनिस्ट एंड एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, और फिर इसको कंपेयर करें कि ये क्यों अबॉलिश हो गया हुआ है, और उसकी जगह इस सवाल में मेंशन नहीं है लेकिन मोनिस्ट अबॉलिश या अबैंडन, सॉरी, पॉपुलर लिटरेचर में अबैंडन करने के बाद ज़्यादातर फिलोसफर जो इससे सब्सक्राइब करते हैं वो है प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी विच इज़ मोर लाइक पॉलिटिकल सॉवरेंटी। तो पहले हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट देखेंगे, फिर मोनिस्ट और एब्सोल्यूटिस्ट व्यू क्या है सॉवरेंटी का, उस व्यू के मुताबिक लीगल सॉवरेंटी का क्या कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं मोनिस्ट लीगल सॉवरेंटी के। फिर हम देखेंगे कि कैसे ये लीगल सॉवरेंटी जो है, जो मोनिस्ट और एब्सोल्यूट सॉवरेंटी है, वो मोनार्क से कैसे पार्लियामेंट पे शिफ्ट हुई है और उसके शिफ्ट के क्या कॉजेस थे। और इसकी के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ सॉवरेंटी, वो क्या है और क्यों ये मोनिस्ट व्यू अबैंडन होकर प्लूरलिस्टिक व्यू के फेवर में किया है। And then I'll share some additional sources on this. So the political framework and the structure of the legal systems anywhere across the world depends on the concept of sovereignty. The idea owes its roots to the 16th and 17th century Europe and has existed since then and is ever expanding concept. Sovereignty is associated with authority, which are embodied in organizations like nations and states, which in turn are responsible for the territory under them and the people who live in these territories. General baatein. The idea of sovereignty was created not for academic discourses or philosophical purpose, but for real-world potent challenges. As mentioned earlier, the idea owes its genesis to the political upheavals in Europe of the 16th and the 17th century, the increasing power of the Pope and Church, who was the theocratic head of the Christian world, led the rulers of Europe to assert their sovereignty over their land and people to escape papal authority. ये चीज़ें हमने जो स्टेट, नेशन स्टेट और स्टेट्स का राइज कैसे हुआ, कैसे एब्सोल्यूट स्टेट्स, फिर लिमिटेड स्टेट्स, फिर एब्सोल्यूट स्टेट्स वाला कॉन्सेप्ट, उसमें हमने ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं. This, coupled with the later democratic movements, have had a significant impact on how discourse around the concept of sovereignty has evolved over centuries. अब जो दो schools of thought हैं sovereignty के, वो एक monist है जिसको absolutist या absolute concept of sovereignty भी कह सकते हैं, और दूसरा pluralistic है. मोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो लीगल सॉवरेंटी जो हमने कवर किया था पिछले लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेंटी के अंदर, तो लीगल सॉवरेंटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मोनिस्ट और एब्सोल्यूटिस्ट कॉन्सेप्ट के अंडर आता है, और जो प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी है वो दैट परटेन्स एंड रिलेट्स टू द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी. जिन फिलोसोफर्स ने मोनिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट या लीगल सॉवरेंटी के कॉन्टेक्स्ट को चैलेंज पॉपुलराइज किया, दीज वर जॉन बुडिन, थॉमस हॉब्स, जॉन ऑस्टिन, रूसो एंड हैंस केल्सन. और जिन लोगों ने पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी को किया वो हेरोल्ड लास्की, एडी लिंडसे, अर्नेस्ट बार्कर, फिगिस एंड मैरी फॉलेट, ये फिलोसफर्स ने इनको किया. लास्की इनमें बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट. दीज टू वर मोस्टली इन फेवर ऑफ monarchy absolute legal sovereignty, and these were in favor of parliament की absolute legal sovereignty. ठीक है, तो देखते हैं मोनिस्ट व्यू क्या कहता है. मोनिस्ट व्यू asserts that the state is the supreme social institution and has a unique place in comparison to other institutes and organizations. The spearhead of the view was Jean Bourdin, a French philosopher and a jurist and also a member of the Parliament of Paris. The France in which Bourdin lived and worked was struggling from the aftermath of Protestant Reformation and religious conflict. वो जो wars of Reformation, wars of religion हुई Protestant Reformation के बाद, और फिर Treaty of Westphalia की तरफ गए, उस टाइम के यूरोप में उसने वक्त गुजारा. Though a Catholic himself, Bourdin criticized the papal authority, चर्च को उसने criticize किया of the government, and favored the unrestrained authority of the emperor, calling him the supreme lawmaker.
तो हमें पता है कि सॉवरेंटी का जो अर्लियर कॉन्सेप्ट था वो डेवलप भी इस कॉन्टेक्स्ट में ही हुआ था कि चर्च की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, एम्परर की अथॉरिटी होनी चाहिए, उसकी सॉवरेंटी होनी चाहिए. थॉमस हॉब्स ऑफ इंग्लैंड एकोर्ड सिमिलर व्यूज. देन कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल सॉवरेंटी इसी कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले डेवलप हुआ. लीगल सॉवरेनिटी हमने पढ़ा भी है पिछले में, इज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट विच हैज द लीगल पावर टू इशू फाइनल कमांड्स. It is the authority of the state to whose directions the law of the state attributes final legal force. In every independent and ordered state, there are some laws which must be obeyed by the people, and there must be a power to issue and enforce these laws. The power which has the legal authority to issue and enforce these laws is legal sovereignty. तो वो जो इशू कर सकता है ये कमांड्स वो लीगल सॉवरेन होता है. The authority of the legal sovereign is absolute and law is simply the will of the sovereign. ठीक है. और पहले ये मोनार्क होता था, बाद में पार्लियामेंट होगी कि जिसका विल ऑफ दैट सॉवरेन इज फाइनल और वो लॉ की हैसियत रखता है. सिंस द अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन इज अनरिस्ट्रेन्ड, रिजर्व्स द लीगल राइट टू डू व्हाटएवर ही डिजायर्स, it is the legal sovereign who grants and enforces all the rights enjoyed by the citizens and therefore there cannot be any right against him. तो sovereign जो है वही जो rights दे दे, जितने rights ले ले. रिमेंबर हॉब्स का एनालिसिस, आपने इसको कंपेयर करना है जब आप हॉब्स का आइडिया पढ़ेंगे फिलोसफर्स वाले सेक्शन में. द लीगल सॉवरेन इज दस ऑलवेज डेफिनेट एंड डिटर्मिनेट. हमने वो जितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ना, एब्सोल्यूट, अनडिसॉल्वेबल, अनरिस्ट्रेन्ड, कोई लिमिट नहीं, वो सारे लीगल सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर या मोनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी के ऊपर अप्लाई होते हैं. Only the legal sovereign has the power to declare in legal terms the will of the state. The authority of the sovereign is absolute and supreme. The authority may reside either in the monarch, in an absolute monarchy, or may reside in a parliament in a constitutional system. कि अल्टीमेटली जो अथॉरिटी इशू करती है फाइनल कमांड्स वो लीगल सॉवरन होता है. और मोनिस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर वो या तो मोनार्क हो सकता है अगर एब्सोल्यूट मोनार्की है उस मुल्क में, या वो पार्लियामेंट में रिजाइड करेगी. तो कैरेक्टरिस्टिक्स मोनिस्ट लीगल सॉवरेंटी के क्या हैं, वही जो हमने पिछली दफा सारे पढ़े हैं. एब्सोल्यूटनेस, no limitation on power of state, universality, it applies to all in the given political territory. Exclusiveness, there can only be one sovereign in the state. Permanence, change of government and ruler does not end sovereignty. Inalienability, state and sovereignty cannot be separated. ठीक है, ये हमने बड़ी डिटेल में पहले डिस्कस किए. फिर मोनिस्ट और एब्सोल्यूटिस्ट व्यू की इवोल्यूशन किस तरीके से हुई कि पहले वो एब्सोल्यूट मोनिस्ट सॉवरेन जो था वो मोनार्क होता था, और बाद में जब डेमोक्रेटिक स्ट्रगल आई तो फिर वो पावर पार्लियामेंट के साथ एसोसिएट की जाने लगी बाय द फिलोसोफर्स. इन दिस रिस्पेक्ट मोनिस्ट व्यू asserts that an indivisible legal sovereignty vested in the state and that state used to be the will of the sovereign initially, the will of the monarch. However, the seat of this legal sovereignty has shifted gradually over the course of centuries. It used to rest with absolute monarchs following the Treaty of Westphalia and then gradually shifted to parliaments with the evolution of democracy following the Dutch, American and French revolutions. The legal sovereignty that used to rest with monarchs eventually rested in parliaments, with monarchs either abolished, जैसे कि फ्रांस में मोनार्की अबॉलिश हो गई, अगर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होगी तो फिर पार्लियामेंट्स में वो सॉवरेंटी, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी रिजाइड करने लगी. और जैसे यूके के अंदर के टाइटुलर सॉवरेंटी में कन्वर्ट कर दिया गया, नॉमिनल में कन्वर्ट कर दिया गया मोनार्क्स को. तो जो लीगल सॉवरेंटी थी, द लीगल राइट टू इशू फाइनल कमांड्स वर ट्रांसफर्ड इनटू पार्लियामेंट. तो ये है हमारा मोनिस्ट व्यू एब्सोल्यूट सॉवरेंटी का और लीगल सॉवरेंटी का, और कैसे ये मोनार्की से पार्लियामेंट में शिफ्ट हुआ. इस शिफ्ट के क्या कॉजेज थे. तो सबसे पहले तो ये कि पहले तो एब्सोल्यूट सॉवरेंटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. वो चर्च के पास भी अथॉरिटी थी, सॉवरन के पास भी अथॉरिटी थी, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास भी अथॉरिटी थी, लिमिटेड सॉवरेंटी थी. ये हमने डिस्कस किया हुआ स्टेट वाले लेक्चर में. चर्च की पावर, फ्यूडल्स की पावर भी थी, वो भी इशू कर सकते थे कमांड्स. तो इसलिए जो मोनार्क्स थे वो एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट और ऑल पावरफुल नहीं थे. लेकिन वो क्या वजूहात बनी कि सबसे पहले मोनार्क्स जो थे उनके पास मोनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी आया, यानी उनके पास एब्सोल्यूट लीगल सॉवरेनिटी आई. वो वजूहात ये थी कि चूंकि एक बहुत पावरफुल पोप था और चर्च था जो बहुत इंटरफेयर करते थे इंडिविजुअल स्टेट्स के अफेयर्स में, दैट इज़ वाई
the monarchs started asserting themselves against the encroachment of their power. कि उन्होंने देखा कि कितने centuries for centuries church and pope used to insert themselves in the affairs of the countries, तो emperors starting asserting themselves back. फिर प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन हुई, तो जो मार्टिन लूथर लूथरन रेफर्मेशन या प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन हुई, तो कैथोलिसिज्म का आइडिया चैलेंज होने लग गया. तो चूंकि पहले पीपल यूज टू बी कैथलिक्स और कैथलिक्स के अंदर देयर इज अ ऑल पावरफुल स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल लीडर ऑफ पोप की शक्ल में और चर्च की शक्ल में थी, तो सेपरेशन नहीं थी चर्च और स्टेट की. जब प्रोटेस्टेंट्स आए तो प्रोटेस्टेंट्स ने चर्च को रिजेक्ट किया और इंडिविजुअलाइज किया रिलीजन को, और ये आइडिया बहुत पॉपुलराइज हो गया यूरोप की बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में. और फिर इसके नतीजे में रिलीजन की बहुत ज़्यादा वॉर्स हुई, कैथलिक स्टेट्स की और प्रोटेस्टेंट स्टेट्स की आपस में बहुत ज़्यादा जंगें हुई, जिनमें एक सबसे बड़ी जो कल्मिनेशन हुई वो 30 ईयर्स वॉर इसमें सबसे मशहूर थी. इसके एंड पे फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुआ कि हर रियासत का एम्परर के पास इख्तियार होगा अपने मुल्क को गवर्न करने का, कोई चर्च जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी इंडिविजुअल एम्परर्स के अफेयर्स के अंदर. इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के नतीजे में फिर जो मोनार्क्स थे वो एब्सोल्यूट सॉवरेंस बन गए, एब्सोल्यूट लीगल सॉवरेंस बन गए, और चर्च और फ्यूडल्स की पावर डिमिनिश हो गई. इसी कॉन्टेक्स्ट में जो एकेडमिक फिलोसफीज थी जॉन बुडेन और थॉमस हॉब्स की, उन्होंने कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज करवाया और एक्सेप्ट करवाया मोनार्क को एज द एब्सोल्यूट सॉवरेन. फिर ओवर टाइम ये मोनार्की से जो है पावर एब्सोल्यूट सॉवरेंटी की, लीगल सॉवरेंटी की ट्रांसफ़र हुई पार्लियामेंट के अंदर. उसकी क्या वजह बनी कि वही बात कि मोनार्क्स बहुत पावरफुल थे, तो वो मोनार्क्स जो थे फिर लोगों के राइट्स को पायमाल करते थे, उनके हकूक़ को. तो फिर लोगों ने तंग आकर तहरीकें चलाई, उसके नतीजे में डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स चली, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, डच रेवोल्यूशन. और जो एकेडमिक फ़िलासफ़ीज़ थी रूसो की और लीगल पॉजिटिविस्ट राइटर्स लाइक जॉन ऑस्टिन और हैंस केल्सन, इनकी थीरी के नतीजे में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मोनार्की अबॉलिश हो गई. इधर आप लिख लें एबोलिशन ऑफ मोनार्की, लाइक वही वाली बात फ्रांस में, या मोनार्की की पावर्स ख़त्म हो गई लाइक यूके, और वहाँ पे वो सिर्फ टाइटुलर हेड्स रह गए, तो पार्लियामेंट के पास पावर्स ट्रांसफ़र हो गई. तो पार्लियामेंट, वो जो हमने कॉजेज़ भी लिखे हुए हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर्स किस तरह ट्रांसफ़र हो गई यूके के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, तो आप उससे भी एक दो तीन एग्जांपल्स उठा के यहाँ डाल सकते हैं. इसलिए फिर जो एब्सोल्यूट या मोनिस्ट सॉवरेंटी है, लीगल सॉवरेंटी है, वो मोनार्क से पार्लियामेंट में आ गई. ये कुछ इसके ऊपर एडिशनल लिंक्स हैं, आप उसको ज़रूर देखें. दिस इज़ द आइडिया कि प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन बेसिकली क्या थी, ये आप देखें. लूथर एंड प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन क्रैश कोर्स वर्ल्ड हिस्ट्री का की एक ये वीडियो है, ये आप ज़रूर देखें. 30 ईयर्स वॉर क्या थी, ये टॉम रिकी का बहुत अच्छा चैनल है, बिकॉज ही हैज़ एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स, और हिस्ट्री की और भी चीज़ें बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की हुई हैं, बट इससे रेलिवेंट अभी ये है. तो जस्ट टू हैव दैट फर्म ग्रिप इन योर हेड दैट व्हाट वाज गोइंग ऑन, और ये आपकी लर्निंग को बहुत इंप्रूव करता है, रिटेंशन को इंप्रूव करता है. तो डेफिनेटली वॉच these additional sources and these videos इस लेक्चर के साथ. फिर दिस इज़ बेसिकली अ कॉमेडी, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. It's a British sitcom, very famous. It used to be the classic British comedy on the entire history of Europe. और उसमें ये पोर्शन जो है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से रिलेट करता है. It's the show is called Blackadder. And it's totally entertaining, and Stephen Fry is one of the main casts in this show, and even Rowan Atkinson, Mr. Beans, is part of this show. Then ये तो था मोनिस्ट और एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी. इसके मुतजाद एक मुतबादिल दूसरा नज़रिया पनपना शुरू हुआ, उसे कहते थे प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ सॉवरेंटी. जो फिलोसोफर्स ने रिजेक्ट किया एब्सोल्यूट और मोनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी, वो प्लूरलिस्ट व्यू को एडवोकेट करते थे. This view emerged as an alternative to the unidirectional and traditional monist view. The pluralistic view brings into consideration several factors overlooked by the dogmatic monist view of sovereignty. They argue that the interest of state may not be aligned with the interest of its parts always, so the state cannot ignore the importance and relevance of other institutions and organizations functioning within its purview. Harold Lasky is one of the most prominent activists था. He says that sovereignty is neither absolute nor a unity. It is pluralistic, constitutional and responsible.
तो वो ये कहता था कि रियासत के पास ये अनब्रिडल्ड या अनरिस्ट्रेन्ड अथॉरिटी नहीं है टू डू वट एवर इट प्लीजेस, और ना ही होनी चाहिए, और रियासत कोई सुपीरियर क्लेम नहीं है उसका, जिस तरह हॉब्स कहता था। आ, उसका लास्की का आइडिया ये था कि डिफरेंट जो ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए रियासत को और सॉवरन को। चाहे वो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में भी अनइलेक्टेड लॉर्ड्स नहीं बैठने चाहिए यहाँ के, जो बैठा करते थे किसी जमाने में। और यहाँ जिस तरह के एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं बैठा होना चाहिए, और उसकी एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर लिमिटेड होनी चाहिए। लिमिटेड इन द सेंस के वो लोगों को आंसरेबल हो, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को आंसरेबल हो, और वो लॉज को आंसरेबल हो। तो जब कोई बंदा लॉज को आंसरेबल है, लोगों को आंसरेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन को ने उस पर कदगनें लगाई हैं, जैसा हमने नेगेटिव लिबर्टीज के कॉन्सेप्ट में पढ़ा, तो इसका मतलब कि सॉवरेंटी एब्सोल्यूट नहीं होगी, और एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी टू इशू कमांड्स एंड एब्सोल्यूट पावर टू डू वट एवर इट वांट्स टू डू। मोनार्क के पास ये अथॉरिटी नहीं होगी कि वो किसी को भी उठा के कत्ल करवा दे, किसी को भी उठा के जेल में बंद करवा दे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ ये अलाउ नहीं करता। तो ये प्लूरलिस्टिक व्यू वाले कहते थे कि सॉवरेंटी अल्टीमेट नहीं है और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर हो ऐसा हुआ तो एक बड़ा ऑटोक्रेटिक निज़ाम चलेगा, जो कि चल भी रहा था यूरोप में उस टाइम। तो इसलिए सॉवरेंटी प्लूरलिस्टिक होनी चाहिए, डिवाइडेड होनी चाहिए, और जो मोनार्क की या लीगल सॉवरेंटी है, दैट शुड बी आंसरेबल टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस एंड जनरल पब्लिक जो कि सोसाइटी में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि स्टेट एक प्रिविलेज पोजीशन ऑब्वियसली इंजॉय करती है बिकॉज ऑफ इट्स वाइडर जुरिस्डिक्शन विच कवर्स ऑल इंडिविजुअल्स एंड associations within its boundary, but that does not mean that state is superior to other associations and state does whatever the hell it wants to do. It is also true that state has power to punish those who defy its command, but that does not mean that it is absolute. The state must justify the exercise of its special powers. तो उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते थे मोनार्की की पावर पे। सो प्लूरलिस्टिक सॉवरेंटी यहाँ मैंने लिख दिया है, सिर्फ प्लूरलिस्ट। तो प्लूरलिस्टिक सॉवरेंटी इज डिवाइडेड एंड लिमिटेड. The pluralists demand that the same must justify its claim to allegiance on moral grounds. कि रियासत को moral grounds पे एक्शन लेना है, अनब्रिडल्ड जो मर्जी नहीं कर सकती। तो ये वाला जो आइडिया वो रिलेट करता है पॉलिटिकल सॉवरेंटी से, जो हमने पिछले डिस्कशन में किया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट पॉलिटिकल सॉवरेन इज दैट सॉवरेन टू विच लीगल सॉवरेन इज आंसरेबल टू, विच इज जनरली पब्लिक, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी। तो ये व्यू जो था ये क्यों अबैंडन कर दिया गया? अब दुनिया में हम देखें तो लीगल सॉवरेन एग्जिस्ट करता है पार्लियामेंट की शक्ल में, लेकिन वो पार्लियामेंट जो है वो आंसरेबल है, एब्सोल्यूट नहीं है। इट इज़ लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ लिमिटेड बाय फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ लिमिटेड बाय कि वो वोट लेकर आते हैं लोगों से, तो वो लोगों को आंसरेबल हैं, मीडिया प्रेशर्स को आंसरेबल हैं। तो हम देखते हैं कि मोनिस्ट व्यू उस तरीके से अब एग्जिस्ट नहीं करता। वो जो लीगल सॉवरन है वो पॉलिटिकल सॉवरन को आंसरेबल हो गया हुआ है, तो इसीलिए वो एब्सोल्यूट मोनिस्ट सॉवरेंटी नहीं एग्जिस्ट करती है। मॉडर्न दुनिया में प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी का ज़्यादा जो दौर है वो है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि एब्सोल्यूट सॉवरेंटी जो है वो इट लीड्स टू एब्सोल्यूट पावर एंड दैट लीड्स टू ऑटोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म. Political sovereignty is more realistic in terms of how legal sovereign responds, thus making sovereignty limited. क्योंकि एक्चुअल में कभी भी कोई लीगल सॉवरन एब्सोल्यूट पावरफुल नहीं होता, चाहे वो पार्लियामेंट हो। पार्लियामेंट हमेशा प्रेशर्स में होती है, उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है, लोगों को आंसरेबल होते हैं, मीडिया का प्रेशर होता है। तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट इज प्रैक्टिकली कंस्ट्रेन्ड एंड लीगल सॉवरन इज कंस्ट्रेन्ड बाय अ लॉट ऑफ फोर्सेस विच पॉलिटिकल सॉवरन आर बेसिकली। तो इसलिए ये एक रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है प्लूरलिस्टिक सॉवरेंटी के। माशरे में हकीकत में क्या होता है, हकीकत की अक्कासी करती है सही मानों में जो प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ सॉवरेंटी है। प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ सॉवरेंटी ऑल्सो एस्टैब्लिशेस रूल ऑफ लॉ, बिकॉज रूल ऑफ लॉ के वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लास्की के पढ़ेंगे यूके के अंदर सिस्टम के अंदर, कि रूल ऑफ लॉ के वो जो 3 प्रिंसिपल्स हैं कि नो वन शुड बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, देयर शुड बी इक्वालिटी फॉर बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यू प्रोसेस। तो ये तीनों चीज़ें तब ही पॉसिबल हैं रूल ऑफ लॉ की कि जब एब्सोल्यूट ना हो सॉवरेंटी। क्योंकि अगर एब्सोल्यूट मोनिस्ट लीगल सॉवरेंटी एग्जिस्ट करेगी तो फिर पार्लियामेंट या एम्परर जो चाहे कर सकता है, उसके ऊपर लिमिटेशन नहीं होंगी। लेकिन अगर एक प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी है, अगर एक पॉलिटिकल सॉवरेंटी वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, तो उनकी पावर्स पे रिस्ट्रिक्शंस होंगी।
It recognizes the moral personhood of citizens. Hence, it requires the state to justify its actions on moral grounds. It is better aligned with democratic values as well. और मॉडर्न जो जमहूरी निज़ाम है वो ज़्यादा प्लूरलिस्टिक सॉवरेंटी के साथ अलाइन करता है. ठीक है, तो दैट इज़ वाई मोनिस्ट व्यू इज़ अबॉलिश्ड इन फेवर ऑफ प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ सॉवरेंटी. ठीक है, और ये मैंने आपको जो पिछले लेक्चर कवर करवाया था जिसमें काइंड्स ऑफ सॉवरेंटी डिस्कस किया हुआ है, मैंने लेक्चर का टाइटल है सॉवरेंटी काइंड्स. उसके लिए ये 2 रिसोर्सेज हैं क्योंकि मैंने उसमें हेडिंग्स बनाई हुई हैं. दीज वर सम वेरी अर्ली इनिशियल लेक्चर्स दैट आई मेड फॉर नियर पीयर. तो मैंने उसमें स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डाली हुई बिकॉज आई वाज स्टिल लर्निंग how best to tailor my lectures, and I figured over the period of time कि the more information I have on slides आपके लिए notes बनाना आसान हो जाता है. But back then I had made that slide more as a presentation format. तो इसीलिए कुछ लोगों को मुश्किल हुई हो शायद नोट्स बनाने में क्योंकि मेरी बातों को ट्रांसक्राइब करना थोड़ा मुश्किल होगा. तो ये मैंने आपके साथ 2 लिंक्स शेयर किए हैं कि जिसमें सॉवरेनिटी, इट्स मीनिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है ये 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉवरेंटी जिसमें वो टाइटुलर, नॉमिनल, पॉलिटिकल, लीगल, वो सारी चीज़ें हैं. तो वो आप इनसे उनके नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं. फिर जो मोनिस्ट व्यू और वर्सेस प्लूरलिस्टिक व्यू, जो ये वाला लेक्चर हमने अभी डिस्कस किया है, उसके लिए आपको ये 2 लिंक्स में शेयर कर रहा हूँ. सॉवरेंटी बियॉन्ड इंट्रैक्टेबिलिटी, इसके अंदर आपको सॉवरेंटी को बड़ा डिटेल में कवर किया हुआ है, डेफिनेशन, मोनिस्ट व्यू, प्लूरलिस्टिक व्यू, फिर आगे इसकी और कुछ चीज़ों को. और अगर आपके पास टाइम हो और आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, और फिर वो सवाल भी है ना कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अब नेशन स्टेट्स की जो सॉवरेंटी है उसका क्या बनेगा. मैंने उसको डिस्कस ब्रीफली किया हुआ है अपने पिछले लेक्चर्स में. अगर आपको उस पर मज़ीद डिटेल में पढ़ना है तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी, मोनिज्म, प्लूरलिज्म एंड अ न्यू डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो पूरा सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट को बड़ा होलिस्टिकली इस रिसर्च पेपर में डिस्कस किया हुआ है. तो इसके टाइटल को और इसको आप लिखें और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा. आई एम नॉट श्योर कि ये कितना लंबा है, आई थिंक 20-25 सफ़ों का होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन ये आपकी कमांड बहुत अच्छी सॉवरेंटी के ऊपर डेवलप कर देगा. तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि इन लिंक्स को आप पढ़ें. आपके जार्गन पे भी कमांड बनेगी और रिटेंशन भी बढ़ेगी. और जो मेरे शुरू वाले लेक्चर्स हैं जो मैंने स्टेट सिस्टम पे और नेशन स्टेट पे आपको दिए हैं, उनके लिए मैं आपको कोई अर्लियर लेक्चर्स में एडिशनल रिसोर्सेज नहीं दे सका था. तो उसके लिए एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, वाई कंट्रीज एग्जिस्ट, द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स इन 6 minutes फ्रॉम द यूट्यूब चैनल थॉट मंकी. इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग समराइज्ड शक्ल में हिस्ट्री है राइज ऑफ कंट्रीज़ की और कौन सी कंट्रीज़ किस तरीके से आई. तो आपको एक बड़ा अच्छा जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा रिगार्डिंग द डिस्कशन वी ऑलरेडी हैड इन दैट लेक्चर. तो दिस रिगार्ड परटेन्स टू द लेक्चर ऑन स्टेट सिस्टम एंड नेशन स्टेट वाले जो लेक्चर्स हैं. So these are all the things that we discussed. Hope this would have cleared all the confusions that I was receiving on the question of monist and absolute versus the pluralistic concept of sovereignty. And I'll see you guys in other pol sci lectures.